नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो आप सभी का एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में स्वागत है। प्यारे मित्रों, अपने भारतीय इतिहास को प्रारंभ किया था स्टैटिक्स जीके के अंदर, और भारतीय इतिहास में अपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय पढ़ रहे थे। इतिहास का परिचय कि प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से है, ठीक है, और इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं, इतिहास क्या है। ये सारी की सारी बातें अपने से पहले वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली थी। तो जहाँ तक अपना टॉपिक छोड़ा था प्यारे साथियों, वहाँ से ही वापस प्रारंभ करते हैं। अपने थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ पीछे वाला, ताकि आप टॉपिक के टच में रहें। देखिए प्यारे मित्रों, अपने सबसे पहले इसके अंदर इतिहास के बारे में कुछ विवरण किया, कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त की। फिर अपने पढ़ा कि अपना जो इतिहास है, जो मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ है, जो मानव काल से जुड़ा हुआ है, प्राचीन जो इतिहास है, उसके स्रोत क्या है, अपने मानव को कैसे पता चलता है कि भाई इतिहास जो है वो अपना ये रहा है ना। अपने जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उनका संबंध मानव पीढ़ी से कैसे है, इनके बारे में अपने मुख्य रूप से 3 स्रोत लिए थे। एक तो प्यारे मित्रों साहित्यिक स्रोत था, और दूसरा था पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा था विदेशी विवरण। साहित्यिक स्रोत को अपने 3 भागों में बांटा था। ब्राह्मण साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, ठीक है, और साथ ही साथ अपने क्या था, एक जैन साहित्य। इसके अंदर धार्मिक साहित्य था ये, ठीक है ना। देखो, धार्मिक साहित्य के अंदर अपने जो बातें की थी, जो धर्म से संबंधित थी, कि अपने को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि धर्मों से इतिहास को कैसे पढ़ा, धर्मों से इतिहास का कैसे संबंध था, धर्मों से इतिहास को कैसे जाना, है ना। तो ये सारी की सारी बातें अपने किसमें पढ़ते हैं प्यारे मित्रों, धार्मिक साहित्य से। उसके अंदर भी अपने ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन धर्म है ना। ये आगे धार्मिक जैसे अपने इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ इसको विस्तारित रूप से अपने चर्चा करेंगे। अभी अपने जो बात कर रहे थे वो धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जहां धर्म का उल्लेख ना हो। देखो, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। देखो, सेकुलरिज्म जो है शब्द, ये भारतीय संविधान के अंदर भी रचित है, ठीक है। भारत के जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, और संविधान निर्माताओं ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का विवरण किया है, और अभी तक भी इसमें विवाद है। प्यारे बच्चों, ये जो शब्द है ये विवाद स्वरूप शब्द है। यदि अपने इसको यूपीएससी लेवल से पढ़े तो धर्मनिरपेक्ष शब्द पर एक बहुत ही लंबा विवाद उत्पन्न हो सकता है। जैसे अभी तक भारतीय संविधान के अंदर 2 शब्द उल्लेखनीय है, 2 शब्द के बारे में अपने चर्चा करते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष, और एक करते हैं पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। प्यारे मित्रों, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, मुख्य बात यहां ये उत्पन्न हो रही है कि जो भारत देश है, संविधान के अनुसार जो भारत देश है, क्या वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है। सबसे गहन जो अपने चर्चित मुद्दा है वो ये है, ठीक है ना। तो अभी तक ये एक डिबेट है, अभी तक ये विवाद स्वरूप है, ठीक है ना। चलो, संविधान जब पढ़ेंगे, अपने इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, तब इसका विवरण करेंगे। और मैं ये इस शब्द पर, सेकुलरिज्म पर स्पेशल एक लेक्चर आपको दूंगा काफी लंबा, जिसके अंदर अपने अर्थ पढ़ेंगे और विवाद पढ़ेंगे कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ क्या है, और इस पर अपने आम चर्चा करेंगे, अपने डिबेट करेंगे कि विवाद कैसा हो सकता है इसके अंदर, है ना, क्या क्या मुख्य बातें हैं। टॉपिक पर आते हैं वापिस। धर्मनिरपेक्ष साहित्य पढ़ा, और अपने पढ़ रहे थे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, देखो, विदेशी विवरण के बारे में कुछ मुख्य बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा संक्षेप के अंदर बता देता हूं कि विदेशी विवरण का यहाँ तात्पर्य क्या है। कि भारतीय इतिहास के जो जानकारी के स्रोत हैं, ठीक है, वो विदेशी विवरण से अपने को कैसे प्राप्त हुए, ठीक है। तो विदेशी विवरण के अंदर सर्वप्रथम बात करते हैं अपने कि मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज
ये भारत के अंदर राजदूत बन के आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज का जो विवरण मिलता है और मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, इंडिका जो पुस्तक थी इसकी रचना थी, यहां से अपने को भारतीय इतिहास के काफी पहलू पता चलते हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 बात करते हैं फायान का विवरण। फायान का विवरण, फायान का विवरण। चीनी यात्री फायान अपने यहाँ भारत देश पर यात्रा पर आए, तो जितने भी यात्री आए थे, ठीक है ना, विदेशी यात्री थे, वहां से अपने को पता चलता है कि वो अपने भारत देश के बारे में क्या क्या लिख कर गए, ठीक है, जिन राजवंशों का यहाँ शासन था, ठीक है, उनके बारे में बातें क्या क्या प्रस्तुत की, क्या क्या उल्लेखनीय बातें थी, ठीक है, महाकाव्य ग्रंथों के अंदर कौन कौन सी बातें रचित की गई, तो यहाँ से भी अपने को एक काफी लंबा विवरण मिलता है। नंबर 3 वेनसांग, वेनसांग भी एक चीनी यात्री थे, वेनसांग का विवरण मिलता है, ठीक है। आगे जब अपने राजवंश पढ़ेंगे वहां इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। वेनसांग का विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति और थे प्लिनी, प्लिनी की पुस्तक थी, ठीक है, जो लैटिन भाषा के अंदर रचित थी, लैटिन भाषा में बहुत बार पूछी है इस पुस्तक का नाम, ठीक है, द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है ना। जो प्लिनी की पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री, उसके अंदर भी अपने काफी विवरण मिलता है, ठीक है ना, भारतीय इतिहास को जानने का। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए भारतीय स्रोत अपने पता चल गए कि इतिहास अपने को कैसे कैसे पता चला, धर्मों के माध्यम से पता चला, साहित्य के माध्यम से पता चला, धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य था वहां से अपने को पता चला, विदेशी विवरण जो अपने को मिलता है ग्रंथों के अंदर, काव्यों के अंदर, महाकाव्यों के अंदर, ठीक है ना, वहां से अपने को पता चला। अब कुछ सीमाएं हैं साहित्यिक स्रोत की, साहित्यिक स्रोत की सीमाएं, मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत की सीमाएं क्या हैं, लिमिट्स क्या है, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत की सीमाएं बताया जाता है कि यह धार्मिक पूर्व ग्रह से युक्त है। समझने का प्रयास करें मित्रों कि यह धार्मिक पूर्व ग्रह से युक्त है। कौन? साहित्यिक स्रोत। जितने भी अपने को साहित्यिक स्रोत मिले हैं वो बताए जाते हैं कि साहित्यिक स्रोत जो हैं, ठीक है, यह धार्मिक पूर्व ग्रह से युक्त है। बिल्कुल सही बात है। धार्मिक पूर्व ग्रह से युक्त का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं इनका संबंध कहां से है, धर्म से है। जैसे बौद्ध का, ठीक है ना, बौद्ध साहित्य अपने पढ़ा था, तो बौद्ध धर्म से अपने को बहुत सारी पुस्तकें ऐसी प्राप्त होती हैं जिनके बारे में साहित्यिक स्रोत का विवरण मिलता है, इतिहास की जानकारियां। जैन धर्म, ठीक है ना, जैन धर्म के अंदर अपने पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे काव्य हैं, ठीक है, जो जैन भिक्षुओं के द्वारा रचित हैं, जैन कवियों के द्वारा रचित हैं, वहां से भी अपने को काफी प्राप्त होती है ये विवरण, इसकी जानकारी अपने को, है ना। तो एक सीमा है इसकी साहित्यिक स्रोत की। नंबर 2 अपने बात करती है, ठीक है ना, ये एक आलोचना है मित्रों, और यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसका आलोचनात्मक विवरण कीजिए। कि साहित्यिक स्रोत है, यह धार्मिक पूर्व ग्रह से युक्त है, इसका आलोचनात्मक विवरण करें, ठीक है। यूपीएससी से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। नेक्स्ट अपने बात करें यदि, तो इन ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया गया है। बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी बातें ऐसी थी जो इतिहास के ग्रंथों के अंदर कवियों के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई। जैसे अपने मुख्य बात करते हैं कि जैसे एक राजवंश है, एक शासक है, शासक के दरबार में जो कवि होते थे, जो राजकवि होते थे, वो अपने शासक के बारे में कभी भी शब्दों में लिखते थे, कभी भी अपने शासक या अपने राजवंश के बारे में लिखते थे, तो बढ़ा चढ़ाकर ही बातें लिखी जाती थी। यहां से भी अपने को पता चलता है, ठीक है ना, ये एक सीमा है साहित्यिक स्रोत की। बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखनी, अपने राजा के बारे में, राजा की महानता, ठीक है, शासन के बारे में, शासन की राजनीति किस प्रकार से सुदृढ़ है, आर्थिक विकास कैसे होता है अपने, ठीक है ना, राजवंश के अंदर, राज्य के अंदर अपने सबसे मुख्य पद व्यापार किस प्रकार का चल रहा है, व्यापारिक दृष्टि से बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखनी, ठीक है ना। तो ये एक ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा शामिल है। ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की परंपरा है मित्रों, ठीक है ना।
साहित्यिक स्रोत की क्या सीमा होगी दूसरी, कि ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की क्या एक परंपरा है। दरबारी लेखन की जो परंपरा थी, जो दरबारी लेखन होता था, दरबार के अंदर जो राजकवि अपने प्रशासन के बारे में जब लिखते थे, तो यह एक अतिशयोक्ति है, यह एक क्या है, अतिशयोक्ति है। दरबारी लेखन की परंपरा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन पर आधारित थी, यह बहुत ही मुख्य बात है। ठीक है, दरबारी लेखन की परंपरा अतिशयोक्तिपूर्ण परंपरा पर आधारित थी। ओके, ठीक है ना। हाँ जी, अपने क्या पढ़ रहे थे, अतिशयोक्तिपूर्ण, ठीक है ना। तो दरबारी जो लेखन की परंपरा थी मित्रों, जो दरबारी लेखन अपने लिखे जाते थे, तो वो एक कैसी परंपरा थी, अतिशयोक्तिपूर्ण परंपरा पर आधारित थी। ठीक है ना, वही बात बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अतिशयोक्ति का मतलब भी यहाँ पर क्या है, विस्तारित वर्णन करना। कभी भी अपने राजवंश के बारे में, शासक के बारे में निम्न प्रकार के जो शब्द थे उनका प्रयोग ना करना। तो कुछ ऐसे महाकाव्य या ग्रंथ भी अपने इतिहास के अंदर पढ़ने को मिलते हैं जो क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण परंपरा पर आधारित है। ठीक है ना। एक तिथि जो डेट है, तिथि क्रम का अभाव, तिथि क्रम का अभाव मुख्य रूप से विद्यार्थियों समझने की बात है। तिथि क्रम का अभाव, जैसे देख लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर, प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर अपने बात करें तो तिथि क्रम का बहुत अभाव मिलता है। जैसे आज अपने पढ़ते हैं कि जो मौर्य वंश था, जो मौर्य काल था, वो 319 AD से, है ना, इस प्रकार से बात करते हैं, है ना। अपने चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक बनता है, मौर्य वंश का संस्थापक बनता है। तो ये जितनी भी अपने तारीखें आती हैं, वैदिक संस्कृति की तारीख है, हड़प्पा सभ्यता की जो अपने तिथि है, तो इन तिथियों के बारे में कैसे पता चलता है, इन तिथियों के अंदर अभाव है, तिथि क्रम का अभाव है। किसी भी पुस्तक के अंदर देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें हैं जहां समानता नहीं मिलेगी, असमानता देखने को मिलेगी तिथियों में। कहां, प्राचीन भारतीय इतिहास में। दूसरी बात, तिथियों के बारे में कैसे अंदाजा लगाते थे, कैसे पता चलता था, एक पद्धति है प्यारे मित्रों, कार्बन 14, ठीक है, 14 कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा अपने पुरानी जो वस्तुएं थी, जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा खोजी जाती थी, उन वस्तुओं की तिथि का निर्धारण करते थे और मानव को पता चलता था कि ये इतने वर्ष पुरानी वस्तु है। ठीक है ना। नंबर 2 बात, जो कार्बन 14 डेटिंग विधि थी, ये उन्हीं वस्तुओं के बारे में तिथि का निर्धारण करती थी जो कभी जीवित थे। फिर सर प्रश्न ये उठा, सर जो निर्जीव वस्तुएं थी, जैसे मूर्तियां, अभिलेख हो गए, स्तंभ अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, है ना, तो इनका विवरण कैसे पता चलता था, इनकी तिथियों के बारे में कैसे पता चलता था। इनकी तिथियां पता करने के लिए एक विधि और है, पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन विधि। इस पोटेशियम आर्गन विधि के द्वारा जो निर्जीव वस्तुएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, निर्जीव वस्तुओं की उम्र का पता लगाया जाता था। निर्जीव वस्तुओं की जो एज है, निर्जीव वस्तुओं की जो उम्र है, उसके बारे में जो पता लगाने की जो महत्वपूर्ण विधि थी मित्रों, वो कौन सी थी, पोटेशियम आर्गन विधि। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई क्या, मुख्य रूप से। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, साथ साथ में नोट भी करते जाएं, मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं अक्सर। थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे हिस्ट्री को, ये तो आप पहले लेक्चर के अंदर ही आपको बता दिया गया था दोस्तों। अब अपने अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, भारतीय इतिहास का विभाजन। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन कैसे किया गया, लिख सकते हैं यहाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास का लिपि लेखन प्रणाली द्वारा विभाजन।
हेडिंग डालिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का लिपि लेखन प्रणाली के द्वारा विभाजन। देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अपने यहाँ से समझने की बातें, थोड़ी टफ बातें, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें अपने प्रारंभ हो जाती हैं इतिहास के अंदर, मुख्य रूप से कि भारतीय इतिहास जो है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, एंशियंट जो हिस्ट्री है, उसको विभाजित कैसे किया गया, अध्ययन की दृष्टि से कैसे विभाजित किया गया, समय के अनुसार कैसे विभाजित किया गया। जब मानव का विकास हुआ, जब मानव का उद्विकास हुआ, उद्भव हुआ, उस समय से इसका विभाजन कैसे किया अब तक अपने इतिहास के अंदर। देखो, बहुत सारे मत मिलते हैं, है ना। मानव विकास की बहुत सारी आपको परंपराएं मिलेंगी। जैसे अपने बात करते हैं सबसे पहले 16वीं शताब्दी के अंदर, नॉर्मल सी अपने आप बात बता रहे हैं, तो पश्चिम के अंदर, विश्व के अंदर जो पश्चिम का भाग है, यूरोप का जो भाग है अपना, वहां अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आते हैं, कोपरनिकस। हालांकि इस व्यक्ति का नाम आपने साइंस में सुना होगा, भौतिक विज्ञान जब पढ़ते हैं, कोपरनिकस। देखो, कोपरनिकस की अगर बात की जाए तो कोपरनिकस एक विचारधारा के व्यक्ति थे। कैसी विचारधारा के? धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। हालांकि ये धर्म में विश्वास रखते थे, ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे, लेकिन इन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा जब खोज प्रारंभ की तो इनके सामने मानव विकास के कुछ अलग अलग चरण प्रस्तुत हुए, अलग अलग बातें सामने आई। जैसे इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि पृथ्वी का केंद्रित सिद्धांत दिया, है ना। तो वहां से जो बातें निकल कर आई कि मानव का जीवन कैसे रहा होगा, ईश्वरीय प्रवृत्ति को जोड़कर, भगवान से जोड़कर, धार्मिक प्रवृत्ति को जोड़कर, तो यहां से कुछ बातें सत्य साबित हुई, कुछ गलत हुई। देखिए, अगर अपने पश्चिमी इतिहास को पढ़ते हैं, यूरोप के इतिहास को पढ़ते हैं 16वीं सदी के अंदर, तो 16वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर अंधकार काल के नाम से जाना जाता था। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो अपने बात चलती है 16वीं शताब्दी की पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप के जितने भी राज्य थे, जितना भी भाग था, तो उस समय वहां धार्मिक रूप से शासन चलता था, या ये कह सकते हैं कि धार्मिक सत्तात्मक शासन था, ठीक है ना। विचारधारा थी वो रूढ़िवादी नहीं थी, ठीक है ना। विचारधारा सिर्फ ईश्वर पर निर्धारित थी, ईश्वर पर निर्भर थी कि जो इंसान का विकास है वो ईश्वरीय देन है, ठीक है ना। वहां के जो लोगों की विचारधारा थी वो इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता पर जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं भाई कैसे। वहां के जो चर्च के पादरी थे, जो पोप होते थे, वो अपने ही अंदाजे से, अपने ही अनुमान के द्वारा इन बातों को साबित कर देते थे, या वहाँ के जो स्थायी निवासी जो लोग थे उनके दिमाग में इस बातों को भर देते थे कि भाई जो ईश्वर है, भगवान है, उन्हीं के द्वारा इंसान की उत्पत्ति हुई। हालांकि कोई प्रमाण नहीं थे इस बात के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक रूप से जोड़कर बातों को बताते थे। कुछ हद तक बातें उनकी सही भी थी, ठीक है ना। धीरे धीरे उन बातों को आगे जैसे समय बीतता चला गया तो आविष्कार हुए, तो बातें सत्य साबित भी हुई और कुछ असत्य साबित भी हुई। इसके बाद में 16वीं सदी में जब कोपरनिकस आते हैं तो इन्होंने इस पूरे सिद्धांत की व्याख्या को पलट दिया और कुछ इस प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए जो अपने सामने हैं। इसके बाद में 17वीं शताब्दी के अंदर न्यूटन, अब न्यूटन ने भी गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे, है ना। पृथ्वी और मानव जो जीवन था, ठीक है ना, उनके बारे में कुछ बताया। गैलीलियो का संघर्ष बहुत लंबा है, मानव विकास के जीवन की जो व्याख्या इन्होंने की थी, है ना। तो 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जब 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन नाम के एक जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन। हालांकि ये मानव विकास विचारधारा के प्रोफेसर भी थे, मतलब इस विचारधारा को अपनाते थे और इसकी खोज प्रारंभ की थी सर्वप्रथम। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी के अंदर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था मित्रों, ठीक है ना, जो मानव विकास का सिद्धांत था। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज। ये जो पुस्तक थी इसके अंदर मानव विकास का संपूर्ण ब्यौरा लिखा हुआ था। इस पुस्तक के तहत चार्ल्स डार्विन ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जैसे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत,
ठीक है ना, ये सबसे बड़ा मानव विकास का परिमाण है। नंबर 2, उत्तरजीविता का सिद्धांत। उत्तरजीविता का सिद्धांत प्यारे बच्चों, उत्तरजीविता का सिद्धांत दोस्तों, और ये जो सिद्धांत था चार्ल्स डार्विन का, यह सिद्धांत भी मानव विकास के अंदर अहम भूमिका निभाता है कि भाई मानव प्रजाति का सबसे पहले विकास कैसे हुआ, किन किन चरणों के अंदर जाति का विकास होना प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, तो ये उत्तरजीविता का सिद्धांत था, किसके द्वारा रचित था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये कुछ बातें यहाँ सम्मिलित होती हैं अपने मुख्य रूप से। अब अपने टॉपिक्स पर आते हैं। ये तो मानव विकास के बीच में बात चल पड़ी तो आपको कुछ नॉलेज दिया। अपने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का लिपि लेखन प्रणाली के द्वारा विभाजन। देखो, लिपि लेखन प्रणाली के द्वारा अपने विभाजन करें तो 3 प्रकार से मुख्य रूप से विभाजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 प्रकार से करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल सबसे पहला जो इसका काल है, सबसे पहला जो भाग था लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर जो विभाजन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का। नंबर 2, आदि ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, और ये था प्रोटो हिस्ट्री। नंबर 3, ऐतिहासिक काल, या इसको कहा जाता है बुद्ध काल, या इसको कहा जाता है महाजनपद काल, जो लमसम 600 BC के अंतर्गत था। ठीक है, 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। 2 बातें समझ लो, ये तारीखें बहुत आएंगी, एक तो AD और एक BC। AD का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथि है AD, एनो डोमिनी या एनी डोमिनी भी इसको कहते हैं, एनो डोमिनी AD। ये जो थी ये यीशु मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है ना, जो जन्म हो गया, अब जन्म के वर्ष के आगे जो तारीखें जितनी भी आएंगी, आगे जो तिथियां आएंगी वो AD के अंदर थी। BC बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियां थी उसको BC के अंदर लिखा गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों, एडिशनल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ जी, तो अपने बात कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल या बुद्ध काल या जिसे महाजनपद काल भी कहा गया, जो 600 BC के अंतर्गत था। और ये प्रारंभ का जो काल है प्राग ऐतिहासिक काल, ये लमसम बताया जाता है 20 लाख BC के से 10,000 BC के बीच का जो काल था। ठीक है ना, 20 लाख से 10,000 BC के बीच का जो काल है, उल्टी चलती है BC, ठीक है ना, उल्टी चलती है, थोड़ा ध्यान रखना। तो प्राग ऐतिहासिक काल, देखिए मित्रों, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर अपने बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लिपि का अभाव था, लिपि लेखन का अभाव था। इसके अंदर सबसे मुख्य फैक्ट, कहने का मतलब है कि लिपि लेखन के साक्ष्य यहां से नहीं मिलते हैं, अर्थात लिपि के बारे में पता नहीं था उस वक्त के मानव को। जब लिपि लेखन का अभाव था, लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो इतिहास को वर्णित कैसे किया जाए, इतिहास को लिखा कैसे जाए, तो यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि लिपि लेखन का यहाँ अभाव था। आदि ऐतिहासिक जो काल था, आदि ऐतिहासिक काल था, इसमें क्या था, लिपि लेखन का अभाव नहीं था, लिपि लेखन की समझ आ गई थी मानव को। इस समय लिपि लेखन की समझ आ गई थी, अर्थात लिपि थी। ठीक है, लिपि के साक्ष्य भी मिलते हैं, लिपि थी। जैसे हड़प्पा काल, अब हड़प्पा काल के अंदर लिपि का संपूर्ण रूप से अभाव नहीं था, लिपि थी उस समय। ठीक है ना, लिपिबद्ध प्रभाव था, लेकिन पढ़ी नहीं जाती थी, समझ में नहीं आती थी। ठीक है ना, लिपि लेखन की समझ थी लेकिन वाचन में नहीं थी। अपने मानव, अभी का जो मानव है उसको समझ नहीं सकता था, पढ़ी नहीं जाती थी, किंतु पढ़ी नहीं जाती थी। जैसे हड़प्पा काल, अब हड़प्पा काल की लिपि देख लेना, ठीक है ना, वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
तो बहुत ही अजीब सी लिपि है, ऐसे आकृतियों के अंदर बनाई गई है ना। जब आपको हड़प्पा काल पढ़ाएंगे ना, अपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ बनाकर भी दिखाऊंगा वैसी लिपि, है ना दोस्तों। तो वहाँ आपने देख लेना इस बात को कि आज तक अभी तक का मानव है इस लिपि को समझ नहीं पाया है जो हड़प्पा काल की लिपि थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर और मुख्य है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक है, लिपि नहीं थी, लिपि तो नहीं थी, इसके बाद में हड़प्पा काल खत्म हुआ, उसके बाद में जैसे समय आगे बढ़ा तो लिपि का फिर अभाव हुआ, लिपि नहीं थी। लेकिन जो आर्य समाज के लोग थे, आर्य समाज के जो लोग थे, उन्होंने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसे किया ताकि परवर्ती काल के अंदर जो मानव आए उसको समझ में आ जाए। लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं इस बात को कि आर्यों ने या आर्य समाज के लोगों ने अपने जीवन को इस तरह से प्रस्तुत किया कि परिवर्ती काल का मानव इसे समझ पाए। जैसे वैदिक काल, प्यारे मित्रों, जो वैदिक काल था, ठीक है, ये इसी पर आधारित था। यहां लिपि नहीं थी, जैसे जैसे अब हड़प्पा काल खत्म हो गया, उसके बाद में लिपि तो यहां भी थी, लेकिन जब समझ में नहीं आ रही इतिहास के बारे में वर्णन कैसे करें, वही बात, लिपि यहां नहीं थी, लेकिन आर्यों ने अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि परिवर्ती काल के अंदर, जब काल परिवर्तित होगा, समय आगे बढ़ेगा, तो परिवर्ती काल का जो मानव आएगा उसको समझ में आ जाए। जैसे कि रामायण महाभारत, अपने रामायण महाभारत देखते हैं ना, अभी तो लिखी गई है संस्कृत भाषा में, अलग अलग भाषाओं के अंदर है, लेकिन उस समय जो रामायण महाभारत थी वो समझ में आ रही थी। मतलब अभी के मानव को पता चल रहा है कि हाँ जी, इस प्रकार से महाभारत हुई, इस प्रकार से रामायण की कथा हुई, है ना, इस प्रकार से इतिहास के अंदर इसके अंदर गहनताएं बढ़ी, है ना। तो ये सारी की सारी जो लेखन पद्धति है वो समझ में आई, लेकिन लिखी नहीं गई। इस प्रकार से आर्यों ने अपने जीवन के अंदर इसको प्रस्तुत किया, अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत किया। अब बात चलती है नंबर 3 इसके अंदर, इस ऐतिहासिक काल का जो मानव था वो खाद्य, भोजन और कृषि व्यवसाय के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि व्यवसाय कृषि कैसे करना है ना। तो ये जो उनका मुख्य रूप से व्यवसाय था वो कृषि ही था, कृषि पर आधारित था मानव। लेकिन खाने के बारे में, खाद्य के बारे में यहाँ तक कुछ कुछ बातें पता चलनी प्रारंभ हो गई थी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें मित्रों, यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसके अंदर लिपि का पूर्ण विकास हो गया था। हालांकि ये थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं, लिपि का पूर्ण विकास हो गया था, मतलब यहां समझ में आने लगी थी। महाजनपद काल के अंदर ये शासक आ गए थे, राजवंशों का उदय हुआ लमसम 600 BC के अंदर, है ना। तो हालांकि इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल कैसा था, जिसमें लिपि लेखन का अभाव था, ठीक है ना, इतिहास को वर्णित नहीं कर सकते थे। आदि ऐतिहासिक काल लिपि लेखन की समझ थी। हड़प्पा काल थोड़ा समय आगे बढ़ा तो लिपि लेखन की समझ नहीं आ रही थी, तो लिपि लेखन नहीं था। लेकिन परिवर्ती काल के अंदर मानव को समझ में आ जाए ऐसी अपने जीवन की प्रस्तुति उन्होंने प्रदर्शित की आर्य समाज के लोगों ने, है ना। जैसे वैदिक काल सबसे बड़ा उदाहरण है, रामायण महाभारत का जो काल था। यहां तक बातें समझ में आई क्या? देखो इसके अंदर एक साहित्य और था, इससे पहले जाए, पुरातात्विक साहित्य, है ना। तो देखो पुरातात्विक साहित्य से भी अपने को इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। पुरातात्विक साहित्य कौन कौन से थे, थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं, इससे पहले वो रह गया था, वर्णन नहीं किया था। थोड़ी थोड़ी मुख्य बातें हैं, जैसे जैसे बोलूंगा कुछ कुछ लिखते जाना कॉपी के अंदर, ठीक है, नोट करते चले जाना दोस्तों। सबसे मुख्य बात अपने पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर अभिलेख सबसे बड़ा साक्ष्य होता था। किसी भी इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख सबसे बड़ा साक्ष्य होता था। फिर थे सिक्के। नंबर 3 जो था वो थी मूर्तियां, भवन और इमारतें। और नंबर जो 4 थी वो थी चित्रकला, ठीक है। अभिलेखों की बात करें तो कुछ एक बातें बता देता हूं। सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि अपने सबसे जो प्राचीनतम अभिलेखों की बात करें, सबसे पुराना जो अभिलेख था वो मध्य एशिया के अंदर मिला था।
मध्य एशिया के अंदर मिले थे, सर्वाधिक प्राचीनतम समय के अंदर अभिलेख थे, ठीक है ना। एक जगह है वुकाजकाई, वुकाज या वुकाग भी लिखा आता है कभी कभी किताबों में, वुकाजकाई नामक एक जगह थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये मध्य एशिया के अंदर जगह पड़ती है, यहाँ पर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ये लमसम किस काल के अंदर होते, 1400 ईसा पूर्व बीसी, 1400 बीसी के अंदर यहाँ सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुए थे। और इस अभिलेखों में किनका साक्ष्य मिलता है, किनके बारे में विवरण मिलता है, इंद्र भगवान, ठीक है ना, मित्र, वरुण, नात्स्य, ठीक है ना, इन सभी का वैदिक जो देवता थे, वैदिक देवता जो थे, इनका वर्णन जो विवरण मिलता है वो इस अभिलेखों में मिलता है जो 1400 बीसी के अंदर प्राप्त हुए थे। सिक्कों की अगर बात करें, देखिए सिक्के अलग अलग चलाए जाते थे, जैसे शीशे के, चांदी के सिक्के जो थे, ठीक है ना, चांदी के सिक्के थे, और स्वर्ण के या सोने के भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बताया जाता है जो मौर्योत्तर काल था, ठीक है ना, मौर्योत्तर काल के अंदर सर्वाधिक शीशे, चांदी और सोने के सिक्के मिलते हैं मौर्योत्तर काल के अंदर। उसके बाद में बात करें जो गुप्त शासक थे और सातवाहन शासक थे, गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के ज्यादातर चलाए थे, ठीक है ना, और शीशे के जो सिक्के चलाए थे सर्वाधिक वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन जैसे राजवंश आएंगे। एक मुख्य बात यहाँ बता देता हूँ, लेख के जो स्वर्ण सिक्के थे, लेख वाले स्वर्ण सिक्के, लेख वाले मतलब लेख उत्कीर्ण किया जाता था सिक्कों पर, लेख लिखा जाता था ना, तो लेख वाले जो स्वर्ण सिक्के थे वो सर्वाधिक किस काल के अंदर थे, इंडो ग्रीक यूनानी, इंडो ग्रीक यूनानी, इंडो ग्रीक यूनानी जो शासक थे, ठीक है, विदेशी शासक थे, इंडो ग्रीक यूनानी जो शासक थे, ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक लेख वाले स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं मित्रों, ठीक है ना, ये जो रह गए थे अपने इससे पहले, तो ये थोड़ा थोड़ा विवरण है इनके बारे में जहां से अपने को प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है मित्रों, यहां तक समझे क्या बात को, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो तीन प्रकार से अपने लिपि लेखन प्रणाली का विभाजन किया प्राचीन भारतीय इतिहास का, लिपि लेखन प्रणाली द्वारा विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल या बुद्ध काल या महाजनपद काल। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल की, इसकी प्रागैतिहासिक काल। तो मित्रों प्रागैतिहासिक काल को इस डायग्राम से समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल को आगे तीन काल के अंदर और विभाजित किया गया था, प्रागैतिहासिक काल को आगे तीन काल के अंदर और विभाजित किया गया था। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, पुरापाषाण काल, ठीक है, आरंभ से 10,000 बीसी तक का जो काल था। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल मित्रों ये था 10,000 बीसी से 6,000 बीसी का जो काल था, ठीक है ना। फिर था नवपाषाण काल, नवपाषाण काल मित्रों ये जो काल था वो 6,000 बीसी से 3,000 बीसी था, 6,000 बीसी से 3,000 बीसी। तो ये तीन प्रकार के अंदर और बांटा गया किसको, प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल को आगे अध्ययन की दृष्टि से तीन कालों के अंदर और विभाजित किया गया, ठीक है ना। मानव के विकास के अनुसार प्राचीन इतिहास को पुरापाषाण काल आरंभ से 10,000 बीसी के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर मानव किस प्रकार का था, ठीक है, कौन कौन सी मानव की महत्वपूर्ण यहाँ खोजें थी। फिर मध्यपाषाण काल 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के अंदर कि मध्यपाषाण काल के अंदर जो मानव था, ठीक है, उसके द्वारा कौन कौन सी चीजों की खोज की थी, उनके साक्ष्य अभी भारत के अंदर अपने कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान पर प्राप्त हुए हैं। फिर बात करेंगे नवपाषाण काल जो 6,000 बीसी से 3,000 बीसी था, और इस काल के अंदर आधुनिक जो मानव था उसका विकास हुआ था, जो होमोसेपियंस प्रजाति का था, जैसे कि हम, ठीक है ना। इसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे मित्रों पूरी डिटेल के अंदर, आज इतना ही, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इतिहास एक दिन में कितना हो रहा है, ठीक है ना, ये समझना है कि समझ कितना आ रहा है और इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है, और अपने पार्ट को कैसे इतिहास को आगे डिवाइड करते हुए चले जा रहे हैं, कैसे कैसे अपने डीपली इस चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं ना मित्रों। तो ये सबसे मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो डायग्राम के द्वारा समझेंगे सारी चीज़ें। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो डाउट सेक्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट भेजेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल अपने इन तीनों के बारे में
डिटेल के अंदर विवरण करेंगे या वर्णन करेंगे इनका, ठीक है ना। नोट्स साथ साथ बनाते चले जाएं, ठीक है मित्रों। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना है, अन्य साथियों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है मित्रों, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट भी बनाए रखें यार, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।